नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। इम्तिहान पब्लिकेशन का जो बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज आता है उसका चौथा टेस्ट है ये। इससे पहले हमने 3 कंप्लीट कर लिया है टेस्ट, और आपको इम्तिहान पब्लिकेशन बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप जाके देखना, वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके टेस्ट सीरीज़ बहुत ही बेहतरीन है। मुझे जो बीपीएससी के लिए जितना भी मेरा एडिटोरियस अच्छा लगा है मुझे ये, क्योंकि उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप है और मॉडरेट लेवल का भी क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन भी है ना। 150 के 150 में एडिटोरिया वगैरह में एक दोष रहता है, या तो पूरा का पूरा सेट टफ रहता है या पूरा का पूरा सेट इजी रहता है ना। इसमें तीनों को मिला के बनाया है। अच्छा है ये टेस्ट, आपको करना चाहिए। और टेस्ट है तो आपको अंत में अपना नंबर भी बताना है, जितने भी आपके मार्क्स आए। ओके। और इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रहा हूँ मैं आजकल। अच्छा है, 2 ही लेक्चर लिया है मैंने, बहुत सारे लोगों को पसंद आया है। आपको करना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना है सीरियसली आपको, तो मेंस के लिए भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, GS2 के लिए। ओके। और यूपीएससी के लेवल तक का मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर। इतना तो पढ़ा ही रहा हूँ कि आपको यूपीएससी में जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे आपके, है ना। तो उसको ज़रूर जाके देखना। बहुत सारे लोग बोल रहे थे तो इसीलिए मैंने आप ही लोगों को बोलने पर शुरू किया था, उसको ज़रूर देखना। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी प्रतीक तात्या भील के नाम पर रखा गया है। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा, ये रेलवे स्टेशन कौन सा है, ये पतालपानी रेलवे स्टेशन है, और इसी का नाम बदलकर रखा गया है। कौन सा रेलवे स्टेशन? पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी आइकॉन तात्या भील के नाम पर रखा गया है। तात्या भील महान क्रांतिकारी और भारत की रॉबिन हुड के रूप में जाने जाते हैं। ओके। तो तात्या भील के नाम पर कौन सा रखा गया है? पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश के खिलाड़ी ने पहला स्वर्ण जीता था। देखो, ओलंपिक जो पिछले साल हुए थे ना, उससे क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखना। तो पहला खिलाड़ी कहाँ का था? चीन का। टोक्यो ओलंपिक 2020 में यांग कियान चीन ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। यांग ने महिलाओं की 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में यह पदक को जीता था। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रथम बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है उसके बारे में विचार करना है आपको। ओके। नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, जहां हर 2 में से 1 परिवार बहुआयामी गरीब है। केरल में सबसे कम गरीबी दर्ज की गई है। तो तीसरे का क्या आंसर हो जाएगा? तीनों ही कथन सही हैं, इसको जरूर ध्यान में रखना। इस तरह क्वेश्चन बीपीएससी भी अब पूछना शुरू कर रहा है, स्टेटमेंट वाले। 67वीं बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन देखे गए थे। और मैं एक चीज़ बता दूं, एग्जाम के डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हैं लोग। आप अपनी तैयारी को जारी रखिए जब तक आयोग नोटिफिकेशन नहीं जारी करता है। बिहार में अभी राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी थोड़े दिनों से, और आयोग के अध्यक्ष वगैरह भी बदले हैं, इसलिए थोड़ा शेड्यूल आने में समय लग रहा है। और बाकी आयोग पर तो भरोसा है नहीं किसी को, कभी भी कुछ भी कर सकता है। 20 तारीख को एग्ज़ाम है और 11 तारीख को डेट जारी कर दिया है। क्या है ये? है क्या है ये? तो ऐसा लगता है कि सीरियसनेस है ही नहीं आयोग के भीतर। खैर, जो भी हो, अपनी तैयारी ज़रूर रखना। अगस्त के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम के हिसाब से, अगस्त 30 या 31 तक के एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी तैयारी ज़रूर रखना। अगला है, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भारत का पहला अनाज ATM निम्न से कहाँ स्थापित किया गया। चौथे का आंसर हो जाएगा ए, गुड़गांव हरियाणा में स्थापित किया गया था अनाज ATM। अगला है, भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः कागज रहित ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य बन गया है। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर कागज रहित ई कैबिनेट इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट प्रणाली को लागू किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 को किस टीम ने जीता। तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो होती है, इसको जीता है किसने? और तो इसको जीता है तमिलनाडु ने इस बार। ओके। और ये क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, BCCI द्वारा 2006 में इसको शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 के अनुसार निम्न से कौन जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आपको पता होगा कौन कौन सी भाषाएं उसकी। कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी जो है, ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसको लेकर विवाद भी हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने बोला था कि गुरमुखी जो होता है, पंजाबी लैंग्वेज जो होता है, पंजाबी जो भाषा होती है मूल रूप से, गुरमुखी को शामिल नहीं किया गया था, है ना। इसको लेकर बड़ा वहाँ पर विवाद हुआ था। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 को विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया गया। तो 8 का क्या आंसर हो जाएगा? इसको पेश किया गया था तारा किशोर प्रसाद जी के द्वारा। ओके। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन थे। तो 9 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अल्बानिया, घाना, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात और ब्राज़ील। ये 5 सदस्य तो अस्थायी रूप से जिनको चुना गया था। आपको पता है कि उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, है ना। 5 अस्थायी जो हैं वो तो परमानेंट ही रहते हैं, और 15 लोग बारी बारी से चुने जाते हैं। ओके। टोटल जो होते हैं, टोटल 15 होते हैं।
टोटल कितने होते हैं? 15 होते हैं। 1 मिनट यहाँ पर मैं समझा दूँ। टोटल 15 होते हैं, जिससे 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। यही 10 बार बार चुने जाते हैं। ये 5 तो फिक्स ही हैं। कौन कौन है? रूस है, अमेरिका है, उसके बाद से चीन है और ब्रिटेन है, फ्रांस है ना। तो ये 5 कंट्री है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? इस तरह क्वेश्चन आपसे खूब पूछ सकता है। ये इकोनॉमिक सर्वे से है, तो इसका आंसर दिया हुआ ई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में कृषि की विकास दर 3.9% रही है। इस तरह क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। मैंने भी पढ़ाया भी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाया, जिसमें इस तरह क्वेश्चन भी हैं। वहीं बिहार की विकास दर 2.5% रही है। 21-22 में देश में विकास दर 7.25% रही है। ओके, तो कितनी है? 3.9% है बिहार में कृषि के विकास दर। वर्तमान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्न से कौन है वर्तमान में? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अरुण कुमार मिश्रा। अगला है, और ये पूर्व CJI हैं। 44वां शतरंज ओलंपियाड डैश में आयोजित किया जाएगा। और तो कहाँ पर किया जा रहा है? आप सभी को पता है कहाँ पर है। भारत के तमिलनाडु राज्य में भी आयोजित किया जा रहा है, मद्रास में। ओके, या चेन्नई, जिसको अब तो चेन्नई बोलते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक निबंध संग्रह निम्न से किसकी रचना है? आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन किसकी रचना है? तो 13 का हो जाएगा, अरुंधति रॉय ने लिखा है ना। इनकी एक बुक है जिसको बहुत ज़्यादा नाम मिला था, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना। और एशिया के बेहतरीन राइटर में जानी जाती है, मार्क्सवादी राइटर हैं ये। किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो 14 का आंसर हो जाएगा, अल सल्वाडोर। कहाँ पर है ये मध्य अमेरिकी देश है। अगला है, लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक संचित भंडार किस राज्य में स्थित है? तो 15 का आंसर हो जाएगा, ये तमिलनाडु राज्य में लिग्नाइट कोयले का सबसे ज़्यादा संचित भंडार स्थित है, लिग्नाइट का। ओके, और लेकिन उत्पादन में कौन आता है सबसे पहले स्थान पर? तो देखो, छत्तीसगढ़ आता है कोयले में। भारत के उत्पादन में छत्तीसगढ़। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार किस राज्य के पास है? तो झारखंड के पास है। सबसे ज़्यादा कोयला किसके पास? तो झारखंड के पास। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? छत्तीसगढ़। लेकिन लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा किसके पास? तो तमिलनाडु के पास। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? 16 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, गुजरात। ओके, बस यही है इसमें। इस पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष के आयु वर्ग के लोग ही करेंगे, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? बालिका पंचायत। लेमिटिए संयुक्त सैन्याभ्यास 2022 में भारत के साथ किस देश ने हिस्सा लिया है? 17 का आंसर हो जाएगा, सेशल्स ने हिस्सा लिया है। सेशल की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। हिंद महासागर द्वीपीय देश है सेशल्स। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कैलेंडर वर्ष 2022 के लिए वैश्विक विकास दर अनुमान को 4.4% से घटाकर कितना कर दिया है? क्या बोल रहा है कि IMF जो है एक संस्था, उसने 2022 के लिए पूरे विश्व के वैश्विक विकास दर जो है वृद्धि का, उसको 4.4% से घटा दिया है। कितना कर दिया है? तो 3.6%। ए आंसर हो जाएगा इसका। और विश्व बैंक ने कितना कर दिया है? तो 3.2%। वैश्विक विकास दर पूरे विश्व का है ना। अगला, बिहार का एकमात्र तितली उद्यान किस राज्य में स्थित है? VVI क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आपको खूब टकरा सकते हैं एग्जाम में। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, पटना में है। कोई पटना से गए हो देखने के लिए ज़रूर बताएं कैसा है कैसा नहीं। और क्या है ये? बिहार का एकमात्र तितली उद्यान पटना में स्थित है। यह किलकारी भवन में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है किलकारी भवन? पटना वाले जानते होंगे। अगला है, अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को किस स्थान पर रखा गया है? अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में। तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है बिहार को। 3rd रैंकिंग है बिहार का। इसमें अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को 3rd रैंक मिला हुआ है। बिहार सरकार द्वारा किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास मॉडल बनाने के लिए चुना गया है? किस ग्राम को बिहार के पंचायतों में विकास मॉडल बनाने के लिए चुना गया है ना। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? धनरई गाँव है जहानाबाद में, उसको चुना गया है। धनरई के कोई निवासी देख रहे हो तो ज़रूर बताएं, है ना। धनरई गांव जहानाबाद में है, जिसको चुना गया है। क्या चुना गया? पंचायतों विकास के लिए मॉडल के तौर पे इस गांव को यूज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अभियान हर घर दस्तक की शुरुआत की है, किस चीज़ के लिए? तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? कोविड टीकाकरण के लिए शुरू किया। हर घर दस्तक केंद्र सरकार ने शुरू किया है कि राज्य सरकार ने शुरू किया है? यहाँ पर मैं पढ़ देता हूँ। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 2021 से कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए हर घर दस्तक अभियान को शुरू किया है। तो केंद्र सरकार ने ही शुरू किया। बिहार सरकार की भी एक ऐसी तरह की योजना है जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो हर घर दस्तक अभियान किस चीज़ के लिए है? तो कोविड टीकाकरण के लिए मूल रूप से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती है वो टीका लेके जाती हैं कोरोना का और घर पे ही लगा देती हैं। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी
एसडीजी भारत सूचकांक 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है, ये मैंने आज पढ़ाया है अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर में, आप जाके ज़रूर देखिएगा वहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रिपोर्ट जारी करते हैं नीति आयोग अपने देश के स्तर पर, तो उसमें कौन सा राज्य है जो टॉप पर रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य रहा है जो टॉप पर रहा है। ओके, और तमिलनाडु और जो हिमाचल प्रदेश है संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर, सेकंड रैंक पर कौन है? तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। और सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? तो वो भी स्थान फिक्स है, किसके लिए? तो हमारे लिए है। सबसे खराब प्रदर्शन में बिहार का नाम आता है और टॉप पर कौन है? केरल। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। सूर्य किरण का 15वां संस्करण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल ने किस स्थान पर किया है? सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। कहाँ पर किया है इसको? तो 24 का आंसर हो जाएगा बी, पिथौरागढ़, उत्तराखंड। योजना और संघ राज शासित सूची को सुमेलित करना है इसमें से आपको, तो इसका आंसर है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना कहाँ का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का ही है। आकाश से दवा परियोजना कहाँ का है? तो ये तेलंगाना का ही है। ओके, लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का ही है। यंग टैब योजना, तो ये लद्दाख में चलाई जा रही है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर महीने को पोषण महीने के तौर पर मनाया गया था। पिछले साल पोषण महीने के तौर पर सितंबर महीने को मनाया गया था। ओके, जरूर ध्यान में रखना है इसको। व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग की सीमित खेती और रखने की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया? भांग को है ना लीगल बनाया गया है किस यूरोपीय देश में? तो 27 का आंसर हो जाएगा माल्टा, है ना। माल्टा की संसद में एक वोट के बाद सीमित खेती और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को रखने की अनुमति दी गई है। ऐसा करने वाला माल्टा यूरोप का पहला देश है। ओके, माल्टा छोटा सा देश है, देखना जाके मैप पर आपको दिख जाएगा। और ये माल्टा जो है ये भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीपीय देश है। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 के मध्य खेले गए इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण, इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम होता है का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये पूछा है आपसे। तो 28 का आंसर हो जाएगा, इसका आयोजन किया गया बेंगलोर में, है ना। और पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा जैन विश्वविद्यालय बेंगलोर, दूसरे पर रहा एलपीयू पंजाब और तीसरे पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, अगला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरियों में 1% के आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में की गई है? 29 का आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक राज्य में शुरू किया गया है ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और इस तरह के जो क्वेश्चन है 30 नंबर, ये बहुत ज़्यादा पूछता है आपको। इस तरह के एक क्वेश्चन तो टकराएगा ही बीपीएससी में। किस यंत्र के द्वारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑडियोमीटर के द्वारा। ओके, ऑडियोमीटर के द्वारा। अगला है कि लघु पथन शॉर्ट सर्किट के दौरान परिपथ में धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, इसीलिए तो शॉर्ट सर्किट होता है ना। धारा अत्यधिक बढ़ जाती है, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज क्या करती है? धारा जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो गर्म होने के कारण पिघल जाती है। फ्यूज का गलनांक क्या होता है? हमेशा फ्यूज का गलनांक जो होता है वो कम होता है ना। अगला है भारहीनता की स्थिति में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? मोमबत्ती के ज्वाला का आकार ऐसे होता है ना। वो पूछ रहा है कि जब भारहीनता रहेगी, यानी कि जहाँ पर वेट होगा, जहाँ पर क्या बोलते हैं ग्रेविटी नहीं रहेगा, वहाँ पर इसका आकार कैसा हो जाएगा? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आकार बिल्कुल गोल हो जाएगा, गोल हो जाएगा। निम्नलिखित किस में प्रकाश का वेग न्यूनतम होगा? तो जैसे ही डेंसिटी बढ़ेगी प्रकाश का वेग कम हो जाता है। और साउंड में ठीक अपोजिट होता है। लाइट में क्या होता है? डेंसिटी बढ़ने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है। साउंड में क्या होता है? डेंसिटी बढ़ने पर प्रकाश का वेग भी बढ़ जाता है। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा कांच में सबसे कम होगा। निम्नलिखित किस प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है? लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। बैगनी जो होती है उसकी सबसे कम होती है, सबसे अधिक होती है ऊर्जा। वेव्योर से हम लोग शुरू करते हैं ना, वेव्योर तो वॉयलेट होता है, बैगनी वहीं से शुरू होता है। और ऊर्जा जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तरंग दैर्घ्य के। तो अब इसे निकाल लो। अगला निम्नलिखित कौन सा अम्ल बिच्छू बूटी यानी कि नेटल लीफ की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है जिससे पीड़ादायक जलन होती है? कौन सा अम्ल निकलता है उससे? उससे फॉर्मिक एसिड निकलती है, जिसके कारण बिच्छू बूटी लगाने पर बड़ी तेज जलन होती है। हीटर का तार किससे बने होते हैं? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? नाइक्रोम के बने होते हैं। और इसकी खासियत क्या होती है? गलनांक इसका बहुत ही ज़्यादा होता है। हीटर के तार का गलनांक ज़्यादा होता है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए बना होता है। हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है जिसमें निकेल 80% और क्रोमियम 20% होता है। और इसमें उच्च प्रतिरोधक और उच्च तापमान पर ऑक्सीकरण का प्रतिरोध होता है ना। इसकी रेसिस्टिविटी जो होती है
वो भी ज़्यादा होता है नाइक्रोम का, और इसमें गलनांक भी इसका हाई होता है। मोनाजाइट रेत नामक खनिज में निहित रेडियोधर्मी पदार्थ क्या है? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? उसमें थोरियम होता है मोनाजाइट रेत में, और ये भारत में मुख्यतः केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं मोनाजाइट रेत। अगला है फोटोस्टेट मशीन का ड्रम निम्न से किस तत्व से बना होता है? तो 38 का हो जाएगा सेलेनियम का बना होता है। अगला है निम्न से किस में ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा? सी बीटा कण, और किरणें जो होती हैं वो ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। बाकी तो सबका पता ही है, अल्फा कण पर धनावेश होता है, बीटा कण पर ऋणावेश होता है, गामा किरण जो होती है सबसे तीव्रतम, अल्फा किरण सबसे न्यूनतम वेग से गमन करती है। बस यही सब तो था, और क्या बताऊं इसके बारे में। अगला है कि खराब हवादार इमारतों में निम्नलिखित कौन सी अक्रिय गैस जमा हो सकती है? ऐसे घर जिसमें वेंटिलेशन नहीं होते हैं, एक रूम का कमरा होता है उसमें खिड़कियां नहीं होती है, उनमें कौन सी अक्रिय गैस जमा हो जाती है? तो वहाँ पर रेडॉन आ जाती है। रेडॉन जो गैस होती है वो जमा हो जाती है वहाँ पर। ओके, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता ही है क्या नाम है इसका। 41 का हो जाए कैल्शियम कार्बोनेट नाम है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एलपीजी सिलेंडर में रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें मिथाइल मरकैप्टेन जो होता है, एथिल मरकैप्टेन जो होता है, इसी का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? इससे क्या हो जाएगा, देखो एक्चुअली में जो एलपीजी गैस होता है ना उसमें कोई गंध नहीं होता है। तो अगर एक चीज़ सोचो, अगर उसमें गंध नहीं होता कोई भी, तो लीकेज का पता कैसे चलता? तो इसलिए जो एलपीजी गैस होता है उसमें एथिल मरकैप्टेन मिला दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही गैस लीक होती है तो बहुत तेज़ गंध होती है, जिससे पता चल जाता है लीकेज का। तो एथिल मरकैप्टेन एक्स्ट्रा मिलाया जाता है गैस में गंध के लिए। अगला है निम्नलिखित कार्बन अपूर्वम से कौन सा विद्युत का या के सुचालक हैं? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 3। ग्रेफाइट जो है यही केवल और केवल विद्युत का सुचालक है। पेंसिल लेना, पेंसिल के दोनों तरफ किसी तार को जोड़ देना, जिसको बिजली से कनेक्शन कर देना, देखना पेंसिल थोड़ी देर में जल जाएगी, क्योंकि पेंसिल में जो बीच का छड़ है काला वाला वो ग्रेफाइट है। करके देखना, हमने किया है ये इसलिए बता रहा हूँ। तो ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है इन तीनों में से। ये तीनों ही कार्बन के अपरूप हैं, फुलेरीन, हीरा और ग्रेफाइट। ठंडे प्रदेशों में झीलों के जमने के बाद जलीय जीवों के जिंदा रहने का क्या कारण है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? वो बर्फ़ के नीचे भाग में चले जाते हैं। बर्फ़ का नीचा भाग क्या होता है? वो तो कभी नहीं जमेगा, क्योंकि बर्फ़ के नीचे वाले भाग में जल रहता है। आपको पता है बर्फ़ जो होता है वो जल के ऊपर तैरने लग जाता है ना। तो इसलिए सारे जीव कहाँ पर चले जाते हैं? बर्फ़ के नीचे वाले लिक्विड वाले एरिया में। आचार, दूध का खट्टापन, सेब, सोडा वाटर, इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा एसिड होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, है ना। अचार में कौन सा होगा? एसिटिक एसिड होता है, जिसको सिरका कहते हैं। दूध के खट्टापन में कौन सा होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। अगला कौन सा है? और सेब में, तो सेब में हमेशा मॉलिक एसिड होता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है। जो आप लोग बोतल खोलते हो उस कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, उसमें कार्बोनिक एसिड ही होता है। सेब में अभी मैंने बोला मॉलिक एसिड। दूध का खट्टापन तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। अचार में एसिटिक एसिड होता है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मुख्य रूप से डैश से युक्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। तो उसमें क्या होता है? तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन ही होता है। और ये यूपीपीसीएस 2022 जो हुआ है यूपीपीएससी, उसमें ये 3 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका आंसर क्या था? मीथेन ही था। अगला है निम्नलिखित में किसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा डी। सिल्वर आयोडाइड जो होता है उसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। और आपको पता है यूपीपीसीएस 2021 का प्री भी हो गया था, मेंस भी हो गया था, इंटरव्यू होने वाला था, लेकिन उसका प्री का रिजल्ट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, है ना। अब उसका फिर से मेंस होगा, फिर से इंटरव्यू होगा। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, तो 14 प्लस 13 बराबर 27 हो जाएगा द्रव्यमान। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, बीपीएससी पूछता है ये। तेज बुखार से राहत के लिए मस्तक पर अल्कोहल और पानी के मिश्रण से भीगा कपड़ा क्यों रखा जाता है? 49 का आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल के वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तीव्र होती है, और जैसे ही वाष्पीकरण तीव्र होगा तो क्या होगा? ठंडक होती है। जैसे कुत्ता जो जीभ निकाल कर हाँफता है, क्यों? क्योंकि उसके जीभ पर जो पानी होता है उसका वाष्पीकरण होता है, और उससे क्या होगा? उससे उसको ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से जब पानी का पट्टी रखते हैं ना सर पर, तो उसका वाष्पीकरण होता है, उससे ठंडक महसूस होती है। इसी कारण से रखा जाता है। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा ए। अल्कोहल पानी की तुलना में तेजी से वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण के लिए मस्तिष्क से गर्मी प्राप्त होता है, इस कारण बीमार को शीतलता का अनुभव होता है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? 50 का आंसर सबको पता होना चाहिए, चार्ल्स डार्विन है इसके लेखक।
प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारकों में निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, बी क्लोरोप्लास्ट। बाह्य कारक से पूछा है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले 2 वर्गों में विभाजित किया था, आंतरिक कारक और बाह्य कारक। आंतरिक कारक में क्लोरोप्लास्ट आएगा, है ना। बाह्य कारक में प्रकाश आ सकता है, ताप आ सकता है, जल आ सकता है। आंतरिक कारक में क्लोरोप्लास्ट आएगा और क्लोरोफिल आ जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। आटे के प्रोटीन स्तर को कम करने के लिए बिस्कुट निर्माताओं द्वारा किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। बिस्कुट निर्माता किस एंजाइम का उपयोग करते हैं आटे में प्रोटीन का स्तर को कम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज का उपयोग करते हैं। वैसे पौधों जो शुष्क जलवायु में विशेषता होते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखो उस तरह के पौधों को क्या कहेंगे हम, जो शुष्क जलवायु में होते हैं। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, जेरोफाइट कहते हैं इनको, है ना। जलते हुए फाइट करते हैं, इसको आसानी से ऐसे याद रखना, है ना। अगर है ऊँट का कुबर निम्नलिखित किसका भंडार होता है। आप सबने पढ़ा होगा, 54 का आंसर हो जाएगा, वसा का भंडार होता है। जब भोजन और पानी की कमी होती है उसी में से वो अपना खाना जो और एनर्जी जो है वो पूरा करता है पूरे शरीर का। ऊँट का जो कुबर होता है उसमें वसा भरा हुआ होता है। तो 54 का आंसर सी हो जाएगा। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान हेतु वीर्य को निम्नलिखित में से किस में सुरक्षित रखा जाता है। जो स्पर्म होते हैं जानवरों के, उसको किस चीज़ में सुरक्षित रखा जाता है। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। अगर आपके घर पे कोई पशु होगा तो अगर आया होगा वेटनरी डॉक्टर तो आपने देखा होगा एक बड़े से बॉक्स में से निकालता है जिसमें से धुआं निकलता रहता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्या होता है वो, लिक्विड नाइट्रोजन उस बॉक्स में भरा होता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मानव मधुमेह से ग्रसित हो जाता है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी जब हो जाती है। अग्नाशय से इसका स्रावन होता है, कहाँ से होता है, अग्नाशय से होता है। और जब इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो ये रक्त में कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनकी मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। अगले पर चलते हैं। अग्नाशय ग्रंथि के संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो आपको वीडियो पॉज करके करना है, मैं डायरेक्ट आंसर पर जा रहा हूँ। इसका आंसर है कि बाह्य स्रावी भाग से अम्लीय अग्नाशयी स्राव निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। ये कथन गलत है। इसमें क्या है सही कि अग्नाशय के बाह्य स्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशय स्राव निकलता है। यहाँ पर अम्लीय अग्नाशय स्राव लिखा हुआ है। इस तरह क्वेश्चन टफ हैं, आपको दिक्कत आ सकती है, इसको लेकर ज़्यादा टेंशन मत लेना। इस तरह क्वेश्चन इतना टफ लेवल पर बीपीएससी शायद ही कभी पूछे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को आप सीख लिया करो, याद कर लिया करो कि हाँ एक और मेरा नया क्वेश्चन बन गया। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने ऑक्सीजन अणु का वहन कर सकते हैं। 58 का आंसर हो जाएगा वो 4 ऑक्सीजन का अणु जो होते हैं, एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन का अणु उठा के ले जा सकते हैं अपने साथ, है ना, शरीर के अलग अलग अंगों तक। किस चार्टर एक्ट या अधिनियम द्वारा कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार कर समाप्त कर दिए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 59 का। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया था। तो आप सभी को पता हो 1933 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया था कि कंपनी के सभी वाणिज्यिक कार्य को समाप्त कर दिया गया था। भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। क्या, भारत का गवर्नर जनरल। और लॉर्ड बेंटिक जो था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना 1933 के एक्ट के बाद। 1913 के एक्ट में क्या किया गया था ना कि चीन और चाय के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया गया था। मैंने क्या बोला, 1913 के एक्ट में चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1933 में चीन और चाय पर भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न के कौन सा विधेयक पारित करना पड़ता है। तो संचित निधि की जब भी बात आए तो आर्टिकल 110 के तहत कौन सा हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। 60 का आंसर ये हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर दिया है विनियोग विधेयक। मैं बता देता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 266 में संचित निधि की चर्चा की गई है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाला जा। तो देखो इस बुक में जो है ना इसका आंसर गलत दिया हुआ है, ये विनियोग विधेयक नहीं होगा। धन विधेयक तभी आता है जब भी संचित निधि से कोई पैसा निकालेंगे, कोई पैसा डालेंगे, कोई कर्ज लेंगे संचित निधि के आधार पर, कोई कर्ज का चुकता करेंगे तो वहाँ पर धन विधेयक आ जाता है। इसका आंसर गलत दिया है विनियोग विधेयक, धन विधेयक ही होगा यहाँ पर आर्टिकल 110 के तहत। एक बार आप भी चेक करना, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों का सही क्रम क्या है। जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो उद्देशिका में शब्द जोड़े गए वो शब्द अगर आप पढ़ोगे उद्देशिका तो कैसे आएंगे सीक्वेंस में, ये पूछा है आपसे। 61 का क्या आंसर हो जाएगा, 61 का हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा शब्द आता है, समाजवादी, उसके बाद से आता है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद से आता है राष्ट्र की अखंडता, है ना। तो 3-1-2 इसका आंसर हो जाएगा, 3-1-2 ए आंसर हो जाएगा इसका 61 का।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन की अवधारणा को किस देश से के संविधान से ग्रहण किया गया है? न्यायिक पूर्णावलोकन हमने कहाँ से लिया है? तो हमने अमेरिका से लिया है न्यायिक पूर्णावलोकन। यानी कि सुप्रीम अगर संसद कोई कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको मूल अधिकार के आधार पर ये चेक कर सकती है कि कहीं ये कानून या अधिनियम या आदेश या संशोधन भारत के लोगों के मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रही है ना। इस आधार पर इसको चेक किया जा सकता है। ये हमने अमेरिका से लिया है। 62 का आंसर ये हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है? तो ATMM 6ठी अनुसूची में कौन सा है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जो है इनकी चर्चा की गई 6ठी अनुसूची में। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र की चर्चा की गई है। और 5वीं अनुसूची में ATMM राज्यों को छोड़कर अगर कहीं पर जनजातीय क्षेत्र है तो उसके बारे में चर्चा की गई है 5वीं अनुसूची में। ओके बंधुओं, अगले क्वेश्चन पर चलें 67 नंबर पर। इसे स्पष्ट हो गया होगा। भारतीय संविधान किस अनुसूची का संबंध भाषा से है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पॉलिटी किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषा की बात की गई है। और अंतिम बार इसमें कब संशोधन किया गया था? 2003 में किया गया था। क्यों हमें याद रखना चाहिए BPSC वालों को? क्योंकि इसमें मैथिली भाषा जो है बिहार की उसको जोड़ा गया था संविधान में। मैथिली, डोंगरी और संथाली को इसमें जोड़ा गया था। निम्न से किस समिति आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा की थी? तो देखो 3 आयोग बने थे मुख्य रूप से। एक धर समिति बनी थी और एक JVP समिति बनी थी। JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, है ना। तो इन तीनों की एक समिति बनी थी। एक समिति बनी थी फिर फजल अली आयोग। इसने बोला था कि भाषा को आप आधार मान सकते हैं राज्यों को बांटने में। और इसने ये भी बोला था कि केवल भाषा को आधार ना माने आप। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? फजल अली आयोग ने बोला था। और ये कब बनी थी? 1953 में बनी थी ये। भारतीय संविधान में उल्लिखित कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं इनको छोड़कर जितने भी अधिकार हैं वो भारत के साथ साथ विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। अब आर्टिकल इसमें से देख लो, इनमें से जो ना हो उनको छांट के अलग कर दो। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। आर्टिकल 20, 21, 22 और 24 जो हैं ये भारत के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेश के नागरिकों को भी प्राप्त हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 67 का क्या आंसर हो जाएगा? ये लागू हुआ था बी, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। और इसी अवधारणा को विस्तार देने के 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। और इस अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। अधिनियम के बारे में पूछा है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि होती है उसके संबंध में संरक्षण का जो मौलिक अधिकार दिया गया है तो ये आर्टिकल 20 में है, जहाँ पर क्या बोला गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यही शब्द बोला गया है संविधान में। कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आर्टिकल क्या है इनका? तो आर्टिकल 148 के तहत कैग का उपबंध किया गया है। ये हमेशा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपता है। राष्ट्रपति जी इसको संसद के दोनों पटल पर रखते हैं। और फिर संसद में लोकलेखा समिति होती है जो कैग के साथ मिलकर इसके रिपोर्ट की जाँच करती है। इसे लोकलेखा समिति को बहन भी बोला जाता है, कैग का सहायक बोलते हैं। बहन तो हम लोग इमोशन में बोल देते हैं ना। अगला है, पंचायती राज से संबंधित समितियों गठन का सही क्रम में लगाइए। पंचायती राज से संबंधित जितने भी समिति बने हैं, गठित हुए हैं, उनको सही क्रम में लगाना है आपको। मैं बता देता हूँ। पहले है बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, 20 साल पर है। अगला है JVK राव समिति, ये 85 ईस्वी में है, JVK राव। उसके बाद से LM सिंघवी समिति 86 ईस्वी में है। और PK थुंगन समिति 88 ईस्वी में है। PDF में सारा लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके आप आराम से पढ़ सकते हो। वैसे इसका आंसर ए हो जाएगा। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करना। अगला, निम्न से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74(1) क संविधान में जोड़ा गया? 74(1) क जो है अनुच्छेद इसको जोड़ा गया। 71 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, यानी कि 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 74(1) क को 91 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें केंद्र और राज्य के मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया और बोला गया कि विधानमंडल के कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। 15% से अधिक मंत्री संख्या नहीं हो सकती है, यही बोला गया था इसमें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और आपको पता है आप लोगों को ये टेस्ट टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों का नंबर 100 से ज़्यादा आ रहे हैं। मैक्सिमम लोग, बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं जिनके 100 से ज़्यादा नंबर आते हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ाइए, आप भी अपना लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर जिस भी सब्जेक्ट में गलतियाँ होती है ना, उस सब्जेक्ट के रिविजन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दो, और करना ही क्या है, बस बात खत्म।
अगला है, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। इस अधिवेशन को कौन बुला सकता है? तो इस अधिवेशन को हमेशा राष्ट्रपति जी बुलाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है। अश्व अक्षांश की स्थिति किन अक्षांशों का मध्य होती है? 73 के क्या आंसर हो जाएगा? 30 से 35 डिग्री के बीच ये अक्षांश पाए जाते हैं। इसको अश्व अक्षांश क्यों बोलते थे? पहले के जो समुद्री नाविक होते थे तो यहाँ पर जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं ना, उसके कारण से क्या होता था कि यहाँ पर जो जहाज़ है वो आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो जहाज़ मूल रूप से उस समय अश्व को ढोने का भी काम करते थे, तो वो घोड़ों को उठा कर समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए इस अक्षांश को उन्होंने अश्व अक्षांश नाम दे दिया था, है ना। हवाओं के कारण उनका जहाज़ नहीं बढ़ पाता था मूल रूप से इस क्षेत्र में। 30 से 35 डिग्री का जो क्षेत्र होता है इसी को अश्व अक्षांश कहते हैं। निम्नलिखित में अफ्रीका के किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। जिम्बाब्वे हो जाएगा इसका आंसर। निम्न से कौन सा पठार एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? 75 का आंसर हो जाएगा गुयाना का पठार है जो एंडीज पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। और एंडीज पर्वत बस यही था इसमें। तो गुयाना का पठार पूर्वी उच्च भूमि का भाग है जो गुयाना और ब्राज़ील में स्थित है। फ्रेंच गुयाना की बात हो रही है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये। तो ऑस्ट्रेलिया ऐसे बना दो। ऑस्ट्रेलिया का जो है ना, ये पूरी की पूरी बसाहट जो है ये पूर्वी भागों में यहीं पर है। बाकी ये पूरा का पूरा डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहीं पर है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल। ओके, अगले पर चलते हैं। सहारा मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवा को मिस्र में किस नाम से जाना जाता है? तो मिस्र में उसको खमसीन हवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? खमसीन कहा जाता है इसको। ओके, क्या बोला जाता है? खमसीन। अगला है, टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित कौन सा है? 78 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन। ओके, भारत में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? भारत की अगर बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा टंगस्टन का उत्पादन होता है। अगला, वायुमंडल किस भाग में समस्त मौसमी घटनाएं होती हैं? तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होता है, सबसे निचला मंडल जो है। बाकी उसके ऊपर समताप मंडल होता है, बिल्कुल शांत होता है वो, इसलिए हवाई जहाज़ वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित नहीं हैं? ये पूछा है आपसे। तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? 80 का आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ कच्छ, मांडव, गिर और गिरनार हैं। ओके, और फिर राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? तो ये गुजरात के बाहर ही, आपको पता है। मंदार की पहाड़ी बिहार और बांका में है, तो मंदार भी बाहर है, राजमहल भी बाहर ही है। ये दो आंसर हो जाएंगे इसके, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। कच्छ और गिरनार तो गुजरात में ही है। अगला, निम्नलिखित में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की पहचान करें। पश्चिम की ओर बोले तो इधर की तरह बहने वाला है ना। तो नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ए, चित्रकूट जलप्रपात जो है इसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। ओके, और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन है। यूपीएससी ने 2022 का जो प्री लिया है उसमें एक क्वेश्चन इस तरह से था, है ना, स्टेटमेंट में। 83 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेंगलुरु में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मेगा सिटी के अंतर्गत कौन नहीं आता है? मेगा सिटी के अंतर्गत पूछा है आपसे। 84 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंगलुरु नहीं आता है। मेगा सिटी जनसंख्या का आधार बोला है, ये सब जो शहर हैं इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। बेंगलुरु की अभी उतनी नहीं है, हो जाएगी कुछ दिनों में। अगला है, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की कुल संख्या के मामले में द्वितीय स्थान किस राज्य का है? 85 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार का है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ पर 3.1 करोड़ जो बच्चे हैं वो 6 साल से कम के हैं। दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर मध्य प्रदेश, पाँचवें पर राजस्थान है बच्चों के आयु के मामले में। निम्नलिखित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, ये आप सभी को पता होगा। और कौन सा हो जाएगा? उदयपुर अभयारण्य जो है ये भी पश्चिमी चंपारण में ही स्थित है, जैसा ये बोल रहा है। उदयपुर अभयारण्य एवं वाल्मीकि उद्यान जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और अभी तक एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है बिहार का। कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? ये तो बेगूसराय में कांवर झील, और बस यही है। गोगा बील कहाँ पर है? तो गोगा बील कटिहार में है। बस यही था। उदयपुर और वाल्मीकि जो है ये दोनों ही पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से गंगा में मिलती है? यानी कि ये सहायक होकर नहीं मिलती है, ये डायरेक्ट आकर गंगा में मिलती है, ये पूछा है आपसे। 87 का क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से केवल कर्मनाशा ही है जो डायरेक्ट गंगा में मिलती है। बिहार में सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पूर्व में कौन सा जिला है बिहार का? सबसे पूर्व में इसमें दिया है कि किशनगंज है, और सबसे पश्चिम में पश्चिमी चंपारण दिया है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए, किशनगंज कैमूर होना चाहिए था, लेकिन दिया है इसने किशनगंज और पश्चिमी चंपारण। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अदरक का उत्पादन बिहार के किस जिले में नहीं होता है, ये पूछा है आपसे। 89 का क्या आंसर हो जाएगा, कैमूर जिले में नहीं होता है। कैमूर जिला जो है मुख्य रूप से चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या वाले बिहार के 3 जिले कौन कौन से हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया है पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर है। बिहार के किस जिले में बाल लिंगानुपात सर्वाधिक है, बाल लिंगानुपात किस जिले में सबसे ज़्यादा है, तो किशनगंज है जहाँ पर बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, 971 है यहाँ पर बाल लिंगानुपात। दूसरे नंबर पर कटिहार आता है जहाँ पर 961 है बाल लिंगानुपात। तीसरे पर गया आता है जहाँ पर 960 है बाल लिंगानुपात। और सबसे कम बाल लिंगानुपात किस जिले में है, तो वैशाली में है जहाँ पर 904 ही है बाल लिंगानुपात। तो और वैसे ओवरऑल बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। ओके, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार के किस जिले में है, तो गोपालगंज में 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। और सबसे खराब है मुंगेर की स्थिति, 876 ही है। पशु गणना के मामले में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, कर लेंगे। यह 1919-20 से प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष पर आयोजित होती है, शुरू हुई थी 1919 से। अगला है, इनमें सभी पालतू पशुओं की गणना की जाती है। यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। तो 92 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है ना। और इसमें दिया क्या हुआ है कि यह मत्स्य संसाधन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। है 93 नंबर है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019 से 21 में जो अभी आया है NFS का सर्वे 2 साल का 19 से 21 ईस्वी में भारत में कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना दर्ज किया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 2.0 फर्टिलिटी रेट जो है वो 2 सालों में भारत में दर्ज किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अगला है 2021-22 में भारत के किस राज्य ने सर्वाधिक FDI को प्राप्त किया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा किस राज्य में आया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक राज्य में आया है। निम्न से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित है, तो 95 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ है ई, यानी कि इसमें दिया है कि आर्थिक मामलों का विभाग भी है, राजस्व विभाग भी है और व्यय विभाग भी है, और उसके बाद से कौन सा दिया है, सार्वजनिक उद्यम विभाग जो है ये भी है। तो ये सारे ही संबंधित है, इसका आंसर ई हो जाएगा। समावेशी समृद्धि का संबंध निम्न से किस पंचवर्षीय योजना से है, तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं है, इन दोनों में ही समावेशी समृद्धि की बात की गई थी। ओके, 11वीं कब से कब तक थी, तो 2017 से 12 तक थी। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम तीव्रतम, सतत व समावेशी समृद्धि था। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, बस यही था, इसमें तो और कुछ नहीं है। 12वीं का था शायद 2012 से 2017 प्लान, है ना। उसके बाद तो कोई 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद तो पंचवर्षीय योजना ही आनी बंद हो गई है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान में रखना। उद्योग और संबंधित समितियों में कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो 97 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दिया है यहाँ पर ई दिया है, यानी कि विकल्प में दिए गए सभी उद्योग और उससे संबंधित सुमेलित हैं, सब कुछ सही सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर ई दिया है। सुपर 301 का संबंध किस देश से है, तो 98 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका संबंध अमेरिका से है। क्या है ये, अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देता है। अमेरिकी सरकार क्या करती है, किसी भी देश के आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगा सकती है इस कानून के माध्यम से। केंद्रीय बजट 22-23 में बजट के कितने फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं, तो 99 का आंसर हो जाएगा 4 फोकस क्षेत्र प्रस्तुत किए गए। और इस तरह क्वेश्चन पूछता है, 67वीं BPSC में भी पूछा था। मुद्रास्फीति के प्रभाव के संबंध में निम्न से कौन सा असत्य है, मुद्रास्फीति जब आती है तब क्या होता है, ये पूछा है आपसे, तो 100 का क्या आंसर हो जाएगा, मुद्रास्फीति जब होती है तो मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। तो मान लो आपने 1 साल पहले लोन लिया था 100 रुपया बैंक से, उस समय उस वैल्यू का था दाम 100 रुपया। 1 साल बाद मुद्रास्फीति के कारण क्या हुआ, उस 100 रुपये का जो वैल्यू था वो आज घट के 95 रुपये हो गया। तो आपको तो आज के हिसाब से 100 रुपये चुकाने हैं, आप एक्चुअली में कितना बैंक को दे रहे हो, 95 ही दे रहे हो, जबकि बैंक ने आपको एक कितना दिया था, 100 रुपया दिया था। तो किसको फ़ायदा हो रहा है, तो ऋण लेने वाले को फ़ायदा हो रहा है और ऋण देने वाले को नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिक्स में हम हर चीज़ को पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो भी लेगा उसका तो कल्याण होने वाला तय है ना। तो 100 का आंसर सी हो जाएगा, ऋण देने वाले को लाभ होता है और जो यहाँ पर यही कथन असत्य है। ओके, जो ऋण लेने वाला होता है उसको एक्चुअली में लाभ होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा।
इकोनॉमिक्स का लेक्चर जाकर जरूर देखना। पहली बार मैं कोई चीज़ मन से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो बाकी मैं एमसीक्यू ही करवाता हूँ इस पर। किस समिति की सिफारिश के आधार पर 1987 के बाद नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना को रोक दिया गया? आपको पता है 1975 में आरआरबी की स्थापना शुरू हुई थी, रीजनल रूरल बैंक की, और उसको 1987 के बाद रोक दिया गया। 101 का क्या आंसर हो जाएगा? केलकर समिति ने बोला था कि इसको रोक दो भाई, मत करो स्थापित ग्रामीण बैंकों को, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र का प्रचलन कब से शुरू हुआ है? बहुत ही बेकार और बहुत ही जरूरी टाइप का क्वेश्चन, पता तो होना चाहिए, है ना। 102 का क्या आंसर हो जाएगा? 1996 दिया हुआ। 1987 से पहले 500 के नोट पर महात्मा गांधी का चित्र प्रचलन शुरू हुआ। 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र का प्रचलन शुरू हुआ, जो अभी तक है, तो 96 दिया हुआ है। बताओ, मुझे नहीं पता था ये चीज़। नालंदा परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है? 103 का क्या आंसर हो जाएगा? अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित है ये। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 2014 में अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षण के लिए नालंदा परियोजना को शुरू किया था। बिहार में जेंडर बजट की शुरुआत कब से हुई? 104 का क्या आंसर हो जाएगा? 2008-9 से शुरू किया गया था जेंडर बजट। क्या होता है ये? महिलाओं से संबंधित हर चीज़ में एक अलग बजट का प्रावधान करना। अगला है, शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया है। अगला है 22-23 के अनुसार एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करके ई पासपोर्ट जारी करना डैश में शुरू किया जाएगा। 105 का आंसर क्या हो जाएगा? 2022-2023 से ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा एम्बेडेड चिप और फ्यूचरिस्टिक तकनीक का उपयोग करके। अगला है, निम्नलिखित किस स्थान से मौर्यकालीन सोने की बैल खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है? 106 का आंसर हो जाएगा? कुम्हरार से प्राप्त हुई है। पुरातात्विक खुदाई के दौरान किस प्राचीन स्थल पर धरवंतरेह लिखा मिला है ना। कहाँ पर लिखा मिला है? तो ये पटना में मिला था। बिहार टूरिज्म के वेबसाइट के अनुसार राजधानी पटना के कुम्हरार के खुदाई से ये चीज़ मिला था। मठ सह अस्पताल मिला था, है ना। मठ और अस्पताल दोनों एक ही जगह था। वर्तमान में कुम्हरार पार्क में स्थित मठ सह अस्पताल को आरोग्य विहार के नाम से जाना जाता है और यहीं पर यह लिखा मिला था। पुस्तकों और लेखों को कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? 108 का क्या आंसर हो जाएगा? कीर्त कौमेदी। ये बालचंद्र जो लिखा हुआ ये गलत है। कीर्त कौमेदी के लेखक हैं सोमेश्वर जी। बाकी तो मुद्रा रक्षक विशाखदत्त, अष्टाध्यायी महर्षि पानी, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखी है। दिल्ली सल्तनत के अधीन इक्ता प्रणाली के संबंध में असत्य कथन के बारे में बताना है। असत्य तो हम यूँ पकड़ लेते हैं, असत्य क्योंकि हमें सारे पता है। मुक्ति इक्ता की आय का स्वामी होता था, यही गलत है। इक्ताजार जो होता था वही इक्ता के स्वामी। इक्ता प्रणाली की शुरुआत दिल्ली सल्तनत ने की थी और इसमें क्या दिया हुआ है? मुक्ति को इक्ता की आय वसूलने की जिम्मेवारी थी, है ना। वो स्वामी नहीं होता था। स्वामी तो इक्तादार और सुल्तान ही होता था, उसकी जो आय होती थी उसका। तो मुक्ति का काम क्या था? इक्ता क्या होता था मूल रूप से? मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ, समझ जाओगे। हिस्ट्री भी जानता है मास्टर, है ना। जैसे अभी राज्य होता है, केंद्र होता है, केंद्र होता है ना। और स्टेट होते हैं, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, एमपी राज्य, ये सब स्टेट होते हैं। उस समय क्या होता था? सुल्तान या सल्तनत, क्या बोलते थे? सल्तनत। सल्तनत का बांट दिया जाता राज्यों में, जिसको इक्ता नाम दिया जाता था। साधारण से शब्दों में आज के बाद इक्ता कभी जीवन में नहीं बोलोगे। एक सल्तनत बनाया, उसमें एक इक्ता बना दिया, 2 इक्ता बना दिया, 3 इक्ता बना दिया प्रशासन के लिए, है ना। तो यही होता था इक्ता, और कुछ नहीं है। अब कभी नहीं भूलोगे। डैश मानता था कि भारतीय नस्ल शक्तिशाली द्वारा रौंदे जाने इतना आदी है कि मानवता को उन्होंने सदा ही मानव कमजोरी का चिन्ह माना है। डैश मानता था, इसमें से किसने ऐसा माना है कि भारतीय नस्ल को हमेशा रौंदा गया, इसलिए उन्होंने माना कि मानवता जो है वो मानव की कमजोरी का चिन्ह है। तो 110 का क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड मैकाले ऐसा मानता था। और लॉर्ड मैकाले कहाँ गए भाई? मैकाले भाई ए में है। लॉर्ड मैकाले मानता था और ये बड़ा ही उपनिवेशिक मानसिकता का इंसान था, भारतीयों को बड़ा ही हीन मानता था। खैर छोड़ो, इसके बारे में क्या बात करना। 111 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन ने सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था? धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भीष्म पितामह। 111 क्या आंसर हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो हुआ था, इसमें स्वीकार किया गया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये किसी का भी बीपीएससी वाले गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना। पटना में इसकी स्थापना हुई थी। 1934 में महासचिव थे जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष से आचार्य नरेंद्र देव, और अन्य सदस्यों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक नाम को नोट करके रख लेना। पहला राम मनोहर लोहिया, दूसरा बसावन सिंह, तीसरा मीनू मसानी, चौथा यूसुफ मेहर अली, और बस इतने नाम हो गए। और भी लोग होंगे, आपको पता होगा। भगत सिंह की फांसी के तुरंत बाद किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां गांधी और अन्य नेताओं का बहुत ही विरोध हुआ था? 113 का क्या आंसर हो जाएगा? कराची में अधिवेशन हुआ था 1931 में, और वहां पर क्या हुआ था? अब सरदार पटेल जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ओके,
वहीं पर गांधी जी ने क्या डायलॉग मारा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता। पूना समझौता पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए थे? 114 का आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर जी और मदन मोहन मालवीय जी। महात्मा गांधी ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से जो मालवीय जी थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति किसने शुरू की थी? वित्तीय विकेंद्रीकरण, है ना। 115 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ये सब तो जीके क्वेश्चन है। माइकल ओडायर की हत्या कब और कहाँ पर हुई? तो 116 का आंसर हो जाएगा डी, लंदन में 1940 में उधम सिंह ने गोली मारकर हत्या की थी। उधम सिंह मूवी जरूर देखना, रूह कांप जाएगी। मुस्लिम लीग का मुख्यालय निम्न से किस स्थान पर था? तो 117 का आंसर हो जाएगा लखनऊ में उसका मुख्यालय था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। स्थापक कौन थे इसके? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां थे। प्रथम अध्यक्ष कौन था इसका? आगा खां था। 1908 में अमृतसर अधिवेशन हुआ। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना लीग में शामिल हो गया और बाकी तो इसका मुख्यालय लखनऊ में था। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन किन दो प्रांतों के रूप में किया गया था? 118 का आंसर हो जाएगा कहाँ? 1905 में तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में किया गया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मौर्य काल में प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में कहाँ थी? तो 119 का क्या आंसर है? प्राच्य पूर्वी प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी? तो पाटलिपुत्र थी। ओके। और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, कलिंग की राजधानी तोसली, अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। 120 है प्रथम जैन संगति सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र थे। और ये कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा जैन संगति कहाँ पर हुआ है? तो वल्लभी गुजरात में हुआ है। उसके बाद तो हुआ ही नहीं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में कौन एक शामिल नहीं था? ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 121 का हरिसेन शामिल नहीं था। हरिसेन किसके में शामिल था? ये तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ना। अगला है प्रथम संगम की अध्यक्षता निम्न से किसने की थी? तो अगस्त ऋषि ने की थी। 3 संगम हुए जिसमें 2 की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने ही की है। ओके, और इसको जरूर ध्यान में रखना। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलबरूनी। और संगम के बारे में बता दूं, प्रथम संगम मदुरई में हुआ था, द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था और तृतीय संगम जो है वो भी मदुरई में ही हुआ था, है ना। दूसरे संगम का अध्यक्ष अगस्त ऋषि और तोलकापियर थे और तीसरे संगम का अध्यक्ष नकीरर थे। इतना सब मैंने बता दिया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अलबरूनी था। इसने कौन सी बुक लिखी है? तहकीक हिंद नामक बुक लिखी है। ओके। बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन सा है? बाजार पर जिसने नियंत्रण, सब कुछ का दाम फिक्स कर दिया था, उससे ज़्यादा पर बेचता था तो फांसी दे देता था वो, हर चीज़ का दाम फिक्स। 124 का आंसर अलाउद्दीन खिलजी। किस सिख गुरु को गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है? किस सिख गुरु को? 125 का आंसर हो जाएगा गुरु अंगद जी हैं, जिनको माना जाता है 1539 से 1552। गुरु नानक जी जो हैं उनके उत्तराधिकारी थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो 126 का आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने की है। दक्कन के वायसराय का खिताब प्राप्त हुआ था? 127 का आंसर निजामुल मुल्क असफ जाह को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पुर्तगालियों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया गया द्वीप निम्नलिखित कौन सा था? तो बम्बई का द्वीप था जो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था, अंग्रेज को। अगला है कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया और अवध भी इसकी दया का मोहताज हो गया। तो ऐसा युद्ध एक ही था, 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें संयुक्त रूप से अवध को और बंगाल को सबको हरा दिया था अंग्रेजों ने। ओके। मुगल बादशाह सालम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मीर कासिम बंगाल का पूर्व नवाब, इन तीनों को संयुक्त रूप से हेक्टर मुनरो की सेना ने बक्सर में पराजित किया था। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाले राज्यों की सेना की स्थिति क्या होती थी? तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? सेना को भंग कर दी जाती थी और वो फिर अंग्रेजी सेना पर जीते थे वो राज्य, इसीलिए तो वो राज्य सारे गुलाम हो गए ना। अगला है इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। इस एक्ट के द्वारा अब भारत सरकार को कंपनी के शेयर होल्डरों की उनकी पूंजी पर 10.5% लाभांश भी देना था। मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको भी लाभांश अब कौन देगा? तो भारत सरकार ही देगी। ये किस एक्ट के द्वारा इस चीज़ को संभव किया गया? तो 1833 के एक्ट के द्वारा इस चीज़ को संभव बनाया गया था। ओके। अगला है कि भारत में डाक टिकटों का प्रारंभ किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो 132 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। इसी ने डाक सेवा को शुरू किया था, रेल सेवा को भी इसी ने शुरू किया था और पेशवा पेंशन की समाप्ति भी इसी ने की थी और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी के समय में लाया गया था। हड़प नीति भी इसी ने लाया था। अगला नियम से किस वर्ष तक भारत में नागरिक सेवा की सभी नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक करते थे? नागरिक सेवा की सभी नियुक्ति कंपनी के जो डायरेक्टर होते थे वही करते थे।
तो 1853 तक। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद तो प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। अगला है 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के मुख्य नेता या आधुनिक भारत का प्रथम नेता किनको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय जी हैं जिनको कहा जाता है। 135 पर हम लोग पहुंच गए। अब तो थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। वीडियो जैसा भी लगा हो जरूर बताना कमेंट करके। किस मध्यकालीन शासक ने मुंगेर को बिहार एवं बंगाल की सीमा रेखा निर्धारित की थी, तो 135 का हो जाएगा इब्राहिम लोदी ने। और इकोनॉमिक्स का लेक्चर जाके ज़रूर देखना। मैंने इतनी बार किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको लोगों को नहीं बोला है, वो ज़रूर देखना, आपका बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। जॉब चार्नॉक को अंग्रेज़ों ने पटना स्थित फैक्ट्री का प्रधान किस वर्ष नियुक्त किया था, 136 का आंसर क्या हो जाएगा, 1664 ईस्वी में नियुक्त किया था जॉब चार्नॉक को। अन्याय से पीड़ित लोगों की आह परमात्मा तक का आसन डुला देती है, प्रताप समाचार पत्र का यह लेख किससे संबंधित था। बहुत ही टफ क्वेश्चन है। तो ये चंपारण किसानों से संबंधित था, जिसमें बोला गया था अन्याय की पीड़ित से लोगों की जो आत्मा परमात्मा तक को हिला सकती है, ये बोला गया था उसमें। और प्रताप का प्रकाशन कहाँ से होता था, मूल हमारे लिए ये चीज़ है, तो कानपुर से इसका प्रकाशन होता था। और बस यही है इसमें, तो और क्या बताऊँ मैं इसके बारे में। ओके। और प्रताप जो था ना, इसी अखबार से कुछ दिन तक भगत सिंह भी जुड़े रहे थे, गणेश शंकर विद्यार्थी भी इससे जुड़े हुए थे, है ना। अगला है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 138 का आंसर है बिहार शरीफ थी। 139 पहुँच गए हम लोग। ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अत्यंत बहादुरी और आन से लड़ने वाला बूढ़े राजपूत की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई। कुंवर सिंह के बारे में यह किस इतिहासकार का कथन है, ये इतिहासकार होम्स था जिसने कुंवर सिंह जी के बारे में ऐसा बोला था। 140 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें किस वर्ष एनी बेसेंट ने 2 बार पटना की यात्रा की। आपको अपना स्कोर जरूर बताना और टेस्ट जरूर रोज एक करना, सिलेक्शन गारंटेड हो जाएगा। इसका आंसर है बी, 1918 ईस्वी में एनी बेसेंट जी ने पटना की 2 बार यात्रा की थी। थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा आपको वीडियो जरूर बताना, अपने स्कोर बताना और जहाँ पर भी कमी रह रही है उसमें सुधार करते जाना। थैंक यू सो मच।